नंद की शादी के मंडप में बैठी भाभी। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने। अपने ही हाथों से अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ ली। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। सानिया प्लीज मेरी मदद कर यार। मैं क्या मदद कर सकती हूँ यार, बता तू। तेरी खुद की फैमिली तेरे खिलाफ है। तेरी ये एक गलती तेरे ऊपर भारी पड़ गई यार। मत मारी गई थी मेरी बुद्धि, घास चढ़ने चली गई थी। वो कहते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बस वैसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। लेकिन अब मैं अपने साथ गलत नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ वो शादी कैसे करते हैं। इस समय जिस सुषमा को देखकर आपको उस पर सहानुभूति आ रही है, अगर आपने उसकी पूरी कहानी देख ली तो शायद आपके विचार विपरीत हो सकते हैं। तो सुषमा के साथ क्या क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और जो हो रहा है वो सही है या गलत, ये जानने के लिए आपको कहानी में हमारे साथ कुछ समय पीछे चलना होगा। गोकुलधाम सोसाइटी जैसे पौष इलाके में रहने वाली सुशील जी के घर में आज भागम भाग मची हुई थी। आखिर उनकी बेटी प्रिया को देखने वाले जो आ रहे थे। अरे सारी तैयारी हुई या नहीं? रामू, मिस्टर अग्रवाल की दुकान से काजू कतली के डिब्बे आ गए ना? अरे हाँ मालिक, आ चुके हैं, वो तो कभी के। घर में नौकर सजावट कर रहे हैं। भारती जी हाथों में चांदी के प्लेट लिए सबको निर्देश दे रही हैं। भाभी, ओ सुषमा भाभी, जल्दी आओ ना यार। देखो मेरी आईब्रो एक छोटी और एक बड़ी तो नहीं लग रही। और देखो ना, कल ही पार्लर से फेशियल करा के आई थी, पर चेहरे पर जरा भी ग्लो नहीं आया। अरे नहीं प्रिया, तू बहुत प्यारी लग रही है, और ग्लो की चिंता मत कर। जब वो तुझे देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। अरे ओ रामू, काजू बादाम वाली ट्रे मेज पर लगाई कि नहीं? और धीरज, वो 4 तरह के ड्रिंक्स तैयार है ना? देखो बहुत बड़े घर के लोग हैं, कोई कमी रह गई ना तो नाक कट जाएगी हमारी। पता नहीं कौन से वीआईपी आ रहे हैं जो पूरे घर को सर पर उठा रखा है। एक लड़का ही तो आ रहा है देखने, कोई इंग्लैंड का राजा थोड़ी ही है। घर में भागम भाग चल ही रही होती है, तभी बाहर एक महंगी एसयूवी गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। रामू पसीने पसीने होकर दौड़ता हुआ आता है। अरे साहब, वो लोग आ गए, गाड़ी गेट पर खड़ी है। अच्छा आ गए। अरे जल्दी चलो सब। सुषमा तू जा जल्दी से, प्रिया को देख तैयार हुई कि नहीं। सुशील जी आप बाहर जाइए। सुषमा प्रिया का दुपट्टा ठीक कर रही होती है, तभी भारती जी कमरे में आती हैं। चल जल्दी बाहर चल। अच्छे से सिर नीचा करके बैठना, लड़के वाले बहुत बड़े लोग हैं, जरा भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। ठीक है माँ, ठीक है। सुषमा जी आदेश देकर बाहर आ जाती हैं। सुषमा भी प्रिया के साथ पीछे पीछे आ रही होती हैं। तभी आशुतोष अपने माता पिता के साथ घर के अंदर आता है। राधे राधे अंकल जी, राधे राधे आंटी जी। राधे राधे बेटा, आइए। बहन जी, भाई साहब बैठिए बैठिए। सब लोग सोफे पर बैठ जाते हैं। आशुतोष के बगल में धीरज बैठा है। धीरज का पेट थोड़ा निकला हुआ है और सिर के बाल कम है। माय गॉड, ये लड़का है या कोई फिल्म स्टार? कितना सुंदर और शानदार लग रहा है। सुषमा एक टक बार बार कभी धीरज तो कभी आशुतोष की तरफ देखती जा रही थी। तभी सावित्री जी, रामेश्वर भाई साहब, जरा ये समोसे और ढोकले चखिए, हमारी बहू सुषमा ने अपने हाथों से बनाए हैं। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। तभी प्रिया सिर झुकाए ट्रे में चाय लेकर धीरे धीरे कमरे में आती है। सुशील जी, हमें तो सादगी पसंद है, रंग रूप तो भगवान की देन है। हमें बस ऐसी लड़की चाहिए जो घर के संस्कारों को समझ सके। बिल्कुल, सावित्री ठीक कह रही है। बेटा आशुतोष, तुम बताओ, तुम्हें प्रिया पसंद है ना? जी पापा, जैसा आप कहें। और हमें भी आशुतोष बहुत पसंद है भाई साहब। इतना हीरा जैसा लड़का मिलना किस्मत की बात है। तो समझो प्रिया और आशुतोष की एंगेजमेंट फाइनल। मुबारक हो, आज से हम समझे हुए। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सब एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। वाह रे भगवान, ये काली कलूटी प्रिया इतने हैंडसम बंदे के साथ सजेगी, और मैं इतनी सुंदर होकर भी इस आलू जैसे धीरज के साथ सड़ रही हूँ। बात पक्की करके आशुतोष के जाने का समय हो गया है। वो उठकर खड़ा होता है। चलते हैं, एंगेजमेंट पर जल्दी मिलेंगे। आशुतोष के घर वाले विदा लेते हैं। मेहमानों के जाते ही प्रिया पागलों की तरह खुशी से झूम उठती है। वो दौड़कर सुषमा का हाथ पकड़ लेती है और उसे गोल गोल घुमाने लगती है। भाभी, भाभी देखा आपने, आशुतोष कितना स्मार्ट है ना, कितना हैंडसम, कितना कूल। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो मेरा होने वाला पति है। कितना सुंदर लग रहा था ना वो क्रीम कलर के कुर्ते में। हाँ देख लिया। अरे भाभी आप ही देखो ना उनकी पर्सनैलिटी, उनकी वो आवाज, मेरी तो लॉटरी लग गई भाभी। सोचो ना, जब मेरी शादी होगी और मैं आशुतोष के साथ खड़ी होंगी तो कितना मजा आएगा। मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को फोटो दिखाऊंगी, सब जल जाएंगी।
हाँ, किस्मत है तेरी। काश मेरी किस्मत में भी ऐसा ही कोई लड़का होता जिसे देखकर मैं भी ऐसे ही खुशी से उछल पाती। क्या हुआ भाभी, आप कुछ उदास लग रही हो? अरे नहीं, मैं क्यों उदास होंगी। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि बंदर के हाथ में असली मोती लग गया है। अब संभाल के रखना वरना कहीं छिटक ना जाए। अरे भाभी, आप भी ना मजाक करना कभी नहीं छोड़ती। हाँ हाँ ठीक है, अभी पहले चलो कुछ खा पी लो, थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल चलेंगे मार्केट शॉपिंग के लिए। अगले दिन प्रिया सुषमा के साथ सगाई का लहंगा खरीदने जाती है। शोरूम में चारों तरफ चमक धमक है। प्रिया और सुषमा महंगे लहंगे देख रही हैं। तभी शोरूम के दरवाजे से आशुतोष अंदर दाखिल होता है। उसने चश्मा लगाया है और बेहद कूल लग रहा है। अरे आशुतोष, आप यहाँ कैसे? सोचा सरप्राइज दे दूं। वैसे भी अपनी होने वाली बीवी की पसंद भी तो देखनी थी। भाभी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते आशुतोष, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो ना आशुतोष, ये पिंक वाला अच्छा है या वो रेड वाला? अरे भाभी जी आप ही बताइए, आपकी पसंद तो लाजवाब होगी। वैसे भी जो खुद इतना सुंदर हो उसकी पसंद भी तो सुंदर ही होगी ना। हाय, ये कितनी सहजता से मेरी तारीफ कर देता है। और एक वो धीरज है, उसे तो घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है। क्या आशुतोष, आप भी ना, आप बस मेरा मजाक उड़ा रहे हो। भाभी मैं तारीफ झूठी थोड़े ना कर रहा हूँ, आप सच में बहुत सुंदर हो। जो सच है वही तो कह रहा हूँ। हाय, ये कितना अच्छा है, देखो कितनी सादगी से तारीफ करता है। लहंगा पसंद करने के बाद सभी शोरूम से बाहर आते हैं और आशुतोष एक कैफे में सभी को ले जाता है। वहां वो बड़े प्यार से एक बोतल खोलकर प्रिया को देता है और दूसरी बोतल सुषमा की तरफ बढ़ाता है। भाभी आप भी पीजिए ना कोल्ड ड्रिंक, देखिए कितनी तेज गर्मी हो रही है, बाहर निकलना भी मुश्किल है। आप थक गई होंगी ना? शुक्रिया आशुतोष। अच्छा बताओ प्रिया, गर्मी बहुत है, आइसक्रीम खाओगी? हाँ आशुतोष। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी बनवा रहा हूँ। और भाभी आप भी बताइए, आपकी पसंद की कौन सी आइसक्रीम है? मैं तो कोई भी खा लूंगी आशुतोष, मुझे सब पसंद है। भैया एक स्ट्रॉबेरी देना और एक बेहतरीन डार्क चॉकलेट आइसक्रीम, क्योंकि मैंने सुना है कि जो लोग दिल के खूबसूरत होते हैं उन्हें चॉकलेट ही भाती है। देखा, ये बार बार इशारे कर रहा है। प्रिया तो बस एक बहाना है, असली निशाना तो मैं ही हूँ। आशुतोष को मेरी कद्र है जो उस टकले धीरज को कभी नहीं हुई। प्रिया और सुषमा खरीदारी करके वापस घर आ जाते हैं। 2 दिन बाद प्रिया और आशुतोष की सगाई होती है। आज तो मैं ऐसी तैयार हुई हूँ कि अच्छे अच्छों की धड़कन रुक जाए। प्रिया तो इस भारी लहंगे में और भी सांवली लग रही है। आशुतोष की नजरें आज मुझ पर से हटेंगी नहीं। अरे सुषमा जरा मेरा रुमाल देना। कितनी गर्मी है यहाँ, ऊपर से ये टाइट सूट। मुझे तो बस ये लग रहा है कि कब ये फंक्शन खत्म हो और मैं घर जाकर चैन की सांस लूं। आपको तो बस खाने और चैन की पड़ी है। कभी अपनी पत्नी को भी देख लिया करो कि वो कैसी लग रही है। खैर, आपसे उम्मीद करना ही बेकार है। भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा। सुषमा मनी मन धीरज को कोसती है। तभी आशुतोष हॉल में दाखिल होता है। उसने रॉयल ब्लू शेरवानी पहनी है। अरे वाह आशुतोष, आज तो आप बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हो, बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो, बल्कि उससे भी बढ़कर। शुक्रिया भाभी, पर आज तो आपकी सुंदरता के आगे सारी लाइटें फीकी पड़ गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात स्वर्ग की कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। OMG, अप्सरा कहा उसने मुझे। लगता है ये मुझे पसंद करने लगा है। तभी प्रिया आशुतोष की बातों पर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। अरे भाभी, इनकी बातों को सीरियसली मत लेना। आशुतोष की तो आदत है ऐसी मीठी मीठी बातें करना। ये मेरे साथ भी ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। हाँ हाँ जल तू, तुझे पता ही नहीं कि ये मजाक नहीं उसके दिल की बात है। 100 सुनार की 1 लोहार की। आज तो आशुतोष ने साफ कर दिया कि उसके दिल में कौन बसता है। सगाई की रस्म शुरू होती है। आशुतोष और प्रिया एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। अंगूठी जो आज प्रिया की उंगली में गई है, पर यह आशुतोष, ये तो मेरा है। ये रिश्ता मैं इतनी आसानी से सांवली प्रिया के हाथ में नहीं जाने दूंगी। सगाई खत्म हो चुकी है। घर में मेहमानों के जाने के बाद का बिखराव है। भारती जी सोफे पर बैठी रामू से पैर दबा रही हैं। तभी उनका फोन बजता है। आशुतोष का फोन है। अरे आशुतोष बेटा, हाँ हाँ सब ठीक है। क्या? अच्छा हाँ हाँ, क्यों नहीं, सगाई हो गई है तो अब मिलना जुलना तो होगा ही। मैं अभी घर में बात करके बताती हूँ। फोन रखते ही भारती जी चिंता में कहती हैं, सुनिए जी, आशुतोष का फोन था। वो प्रिया को बाहर घुमाने ले जाना चाहता है। कह रहा था कि थोड़ा वक्त साथ बिता लेंगे तो एक दूसरे को समझ पाएंगे। क्या अभी शादी में वक्त है भारती? ऐसे अकेले कैसे भेज दे? हमारे खानदान में आज तक कोई लड़की शादी से पहले ऐसे बाहर नहीं गई। मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? पापा सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलेगा। आशुतोष अच्छा लड़का है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मर्यादा भूल जाए।
पापा जी, आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। आजकल का जमाना बदल गया है और आशुतोष कोई पराया थोड़ी ही है। अब वो घर का दामाद है, अगर हम मना करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। बात तो तेरी सही है बहू, पर सुशील जी नहीं मानेंगे। एक काम करते हैं ना, प्रिया अकेली नहीं जाएगी, मैं साथ चली जाऊंगी। मैं साथ रहूंगी तो समाज भी कुछ नहीं कहेगा और आप लोग भी बेफिक्र रहेंगे। हाँ, ये बात ठीक है। सुषमा साथ रहेगी तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है भारती, कह दो उन्हें कि सुषमा और प्रिया कल साथ जाएंगी। वाह, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब आएगा असली मजा। प्रिया तो बस एक जरिया है, असली वक्त तो मुझे आशुतोष के साथ बिताना है। अगले दिन आशुतोष अपनी कार लेकर आया है। प्रिया आगे बैठी है, सुषमा पीछे। वो एक महंगे शोरूम में शॉपिंग कर रहे हैं। प्रिया, देखो ये रिंग तुम्हारे हाथ में कैसी लगेगी? भाभी, क्या हुआ? आपको ये वाली रिंग पसंद आ रही है क्या? आप इसे बार बार देख रही हैं। अरे नहीं आशुतोष, बस ऐसे ही देख रही थी। बहुत सुंदर है ना? अरे भैया, ये वाली रिंग भी पैक कर दीजिए। भाभी, अगर आपको पसंद है तो ये आपके लिए। क्या, मेरे लिए? सिर्फ मेरे लिए आपने ये पसंद की? शुक्रिया आशुतोष। आशुतोष ने प्रिया के सामने मुझे रिंग गिफ्ट की है, इसका मतलब साफ है वो मुझे सबसे खास मानता है। ज्वेलरी लेने के बाद सभी कैफे जाते हैं और उसके बाद प्रिया और सुषमा अपनी कार से घर लौट रही होती हैं। तभी प्रिया का फोन बजता है, उसकी सहेली का कॉल है। हाँ सानिया, बोल। क्या सच में? भाभी सुनिए ना। क्या हुआ प्रिया? भाभी, वो जो मैंने मॉडलिंग का ऑडिशन दिया था ना, मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। मेरा सपना पूरा होने वाला है भाभी, मैं मॉडल बनूंगी। मेरी तो किस्मत ही चमक गई। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है प्रिया। किस्मत चमक नहीं रही, किस्मत फूटने वाली है तेरी। पर भाभी, भैया और पापा वो तो मॉडलिंग के नाम से ही भड़क जाते हैं। वो मुझे कभी शूट पर नहीं जाने देंगे। तो फिक्र क्यों करती है प्रिया? तेरी भाभी है ना, मैं तेरी मदद करूंगी। तू शूट पर जाना, घर वालों को मैं संभाल लूंगी, प्रॉमिस। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हो। प्रिया, तू अपने सपनों की उड़ान भर। मैं यहाँ तेरे आशुतोष के साथ अपनी गृहस्थी बसाने की जमीन तैयार करती हूँ। दोनों नंद भाभी घर आ जाती हैं। रात के समय धीरज सो रहा है और जोर जोर से खर्राटे ले रहा है। सुषमा बेड पर बैठी आशुतोष की दी हुई रिंग को देख रही है। चुप हो जाओ। इस इंसान के साथ रहना मतलब नरक में रहने जैसा है। कहाँ वो आशुतोष जो इतनी परवाह करता है, और कहाँ ये खर्राटे की मशीन। सुषमा रजाई के अंदर छुपकर आशुतोष को फोन मिलाती है। हेलो भाभी, इतनी रात को फोन, सब ठीक तो है ना? अरे परेशान मत हो आशुतोष, बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आपसे बात कर लूं। वैसे क्या कर रहे हो, खाना खा लिया? हाँ भाभी, बस अभी खाना खाकर लेटा था। आप भी सो जाइए अब। और ये भाभी भाभी कहना छोड़ दो आशुतोष, हम तो हम उम्र के हैं, दोस्त की तरह बात करो ना। अरे नहीं भाभी, रिश्तों की मर्यादा तो रखनी पड़ती है ना। आखिर आप मेरी होने वाली पत्नी की भी भाभी हो ना। हाय, कितना स्वीट है ये। सुषमा फोन रखती है और अपने पति धीरज की तरफ देखती है, जो नींद में अपना पेट खुजला रहा है। कहाँ वो राजकुमार जैसा आशुतोष, और कहाँ ये भालू, इसे तो तमीज भी नहीं है। भगवान ने मेरी जोड़ी इसके साथ बनाकर मेरा अपमान किया है। कांच के टुकड़ों को हीरा समझकर उम्र गुजार दी। अब असली जौहरी मिला है तो उसे हाथ से जाने नहीं दूंगी। अगले दिन सुषमा अपनी सहेली किंजल से मिल रही है। सानिया सुषमा को आशुतोष की फोटो दिखाती है। क्या बात है सुषमा, आशुतोष तो सच में बहुत कूल और सॉलिड बंदा है। तू तो हमेशा से ऐसा ही पति चाहती थी ना, पर किस्मत देखो, तुझे मिला धीरज और प्रिया को मिल गया ये हीरा। हाँ यार किंजल, तू तो जानती है मेरे घर वालों को, उनकी मर्जी के आगे मेरी एक नहीं चली। पर अब तू देखना, मतलब तू क्या करना चाहती है? मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर रास्ता बदलना पड़े तो मैं पूरा नक्शा ही बदल दूंगी। सुषमा घर लौटती है, उसके दिमाग में सानिया की बात गूंज रही है। वो गुस्से में आईने के सामने खड़ी हो जाती है और खुद को गौर से देखती है। मेरी किस्मत बुरी कैसे हो सकती है? मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी सलीकेदार हूँ, मेरी किस्मत इस सांवली प्रिया से खराब कैसे हो सकती है? तभी धीरज कमरे में आता है। वो बनियान पहने है, उसके हाथ में तेल की शीशी है और वो अपने टकले सिर पर मालिश कर रहा है। अरे सुषमा, आ गई तुम? अरे जरा मेरे सिर में थोड़ा तेल लगा दो ना, बहुत दर्द हो रहा है। और हाँ, आज खाने में क्या बना है? जी, कहाँ वो आशुतोष जो सूट बूट में राजकुमार लगता है, और कहाँ ये इंसान। खुद लगा लो तेल, मेरा सिर पहले से ही फटा जा रहा है, और खाना जो बना है खा लेना। क्या हुआ सुषमा, आजकल तुम बात बात पर उखड़ क्यों जाती हो? उखड़ूंगी नहीं तो क्या आरती उतारूंगी? मेरी जिंदगी नरक बना दी है आप लोगों ने। उसी रात सुषमा आशुतोष को मैसेज करती है।
उसी रात सुषमा खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही है और मनी मन आशुतोष के ख्यालों में खोई है। काश काश आशुतोष से प्रिया की जगह मेरी शादी हो रही होती, या काश भगवान ने मुझे उससे पहले मिलवाया होता। कितना शानदार जीवन होता मेरा। तभी धीरज पीछे से आता है और सुषमा के कंधे पर हाथ रखता है। सुषमा चौंक जाती है। अरे क्या हुआ सुषमा, अकेले अकेले खड़ी क्या सोच रही हो? किसका इंतजार है? अरे आप तो डरा ही देते हैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही हवा खा रही थी। चलिए सो जाइए अब। अरे इतनी जल्दी क्या है सोने की? सगाई के बाद से तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। मुझे बहुत थकान है और सिर में भी दर्द है। प्लीज मुझे सोने दीजिए और उधर मुंह करके सोइए। पता नहीं क्या बात है, लगता है नंद की शादी की भागदौड़ और काम के बोझ की वजह से बेचारी परेशान और फ्रस्ट्रेट हो गई है। कल इसके लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। अगले दिन प्रिया चोरी छिपे अपने मॉडलिंग पोर्टफोलियो की फाइल देख रही है। सुषमा पीछे से आती है। प्रिया सुन, आज दोपहर को घर पर कोई नहीं होगा। सब लोग बुआ जी के यहाँ जा रहे हैं। तेरा वो शूट आज ही है ना? हाँ भाभी, आज दोपहर को 2 बजे बुलाया है, पर मैं जाऊंगी कैसे? अगर किसी ने देख लिया तो? तू जा, मैं पीछे से संभाल लूंगी। और सुन, आशुतोष को इस बारे में कुछ मत बताना, वरना वो भी मना कर सकता है। जब तू बड़ी मॉडल बन जाएगी तब उसे सरप्राइज देंगे। आप सच में फरिश्ता हो भाभी। इसी तरह दिन गुजरते हैं। एक तरफ प्रिया अपनी मॉडलिंग शूट के लिए ऑडिशंस देती रहती है, वहीं दूसरी तरफ घर में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। आज प्रिया की हल्दी थी। घर में मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया है। भारती जी और सुषमा जी सजी हुई थालियों में हल्दी, मेहंदी और कपड़ों की मैचिंग कर रही हैं। घर में हलवाई मेन्यू डिस्कस कर रहे हैं। सुषमा बहू, देख तो जरा, आशुतोष के घर से जो हल्दी आई है कितनी शुद्ध है। इसकी खुशबू ही बता रही है कि रिश्ता कितना पक्का है। जल्दी से इसे अंदर रखते, फिर प्रिया के उबटन की तैयारी करनी है। जी माँ जी, मैं अभी अंदर रख कर आती हूँ। आशुतोष की खुशबू इस हल्दी में है तो ये प्रिया के बदन पर कैसे लग सकती है? लोग कहते हैं दूल्हे की उतरी हुई हल्दी दुल्हन को लगती है, पर आशुतोष, तुम्हारी इस हल्दी पर सबसे पहले हक मेरा है। सुषमा हल्दी अपने दोनों गालों पर प्यार से रगड़ लेती है और आंखें बंद कर लेती है, जैसे आशुतोष उसे छू रहा हो। काश ये मेरे नाम की हल्दी होती, पर कोई बात नहीं, मेरे चेहरे पर तो लग गई ना। अब मैं तुम्हारी हो गई। तभी बाहर से नंद, प्रिया और सहेली सानिया की आवाज आती है और दरवाजा खटखटाया जाता है। भाभी, ओ भाभी, दरवाजा खोलिए ना, माँ हल्दी मांग रही हैं। आप अंदर क्या कर रही हैं? आई प्रिया, बस अभी आई। वो तेजी से पल्लू से अपने गालों की हल्दी पोंछती है और हल्की सी पीला हट रह जाती है। क्या बात है सुषमा, तेरे चेहरे पर ये पीलापन कैसा? तो इतनी पसीने पसीने क्यों हो रही है? अरे यार कुछ नहीं, वो हल्दी की गांठ पीस रही थी ना, तो थोड़ी उड़कर गालों पर लग गई और कमरे में उमस बहुत थी, बस उसी को साफ कर रही थी। अरे भाभी, आप भी ना काम के चक्कर में खुद को ही पीला कर लिया। चलिए, अब मेरी रस्म का टाइम हो रहा है। तो भले ही रस्म कर ले प्रिया, पर आशुतोष की हल्दी का असली रंग तो मेरे खून में मिल चुका है। इसके बाद हंसी खुशी प्रिया की हल्दी होती है। अगले दिन प्रिया की मेहंदी की ढोलक बज रही है, औरतें नाच रही हैं। प्रिया के हाथों में आशुतोष के घर से आई मेहंदी लगाई जा रही है। सुषमा पास ही बैठी है, उसकी आंखें प्रिया के हाथ पर रची मेहंदी को देख रही हैं। इस मेहंदी पर आशुतोष का नाम लिखा है, ये प्रिया के हाथों पर कैसे सज सकती है? सुषमा जानबूझकर उठने का नाटक करती है और अपना हाथ जोर से प्रिया के रंगे हुए हाथ पर मार देती है। प्रिया की मेहंदी पूरी तरह खराब होकर सुषमा की हथेली पर लग जाती है। हाय भाभी, ये क्या किया? मेरी पूरी मेहंदी खराब हो गई। देखिए, सारा डिजाइन बिगड़ गया। अरे सॉरी प्रिया, मेरा पैर फिसल गया था। प्रिया अपनी मेहंदी डिजाइनर से जैसे तैसे अपनी मेहंदी को ठीक करवाती है। उसके बाद शादी का दिन आ जाता है। घर में शहनाई बज रही है। प्रिया का भारी लाल जोड़ा और जरदोजी की चुनरी बेड पर रखी हुई है। सुषमा कमरे में अकेली है। कितना सुंदर जोड़ा है, काश ये आज मेरे बदन पर सजता। सुषमा वो भारी चुनरी अपने सिर पर ओढ़ लेती है और आईने में खुद को देखती है। वो बिल्कुल एक नई दुल्हन जैसी लग रही है। देखो आशुतोष, तुम्हारी असली दुल्हन तो मैं हूँ। ये चुनरी, ये रंग सब मुझ पर ही खिलता है। उस सांवली प्रिया पर तो ये बोझ लगेगा। तभी प्रिया अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ कमरे में आती है। थोड़ी ही देर में मेकअप आर्टिस्ट प्रिया को दुल्हन बना देते हैं। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। उसकी सहेली सानिया का फोन है। हाँ सानिया बोल, अभी तो मैं तैयार हो रही हूँ, फेरों का वक्त होने वाला है। प्रिया, तो अभी के अभी निकल सकती है क्या? वो जो तेरा मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट था ना, उसका इंटरनेशनल कॉन्सर्ट और शूट आज रात का ही है। अगर तू अभी नहीं पहुंची तो वो तुझे ब्लैकलिस्ट कर देंगे और तेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। क्या? आज रात? पर सानिया, आज मेरी शादी है, मैं कैसे आ सकती हूँ?
देख ले प्रिया, आशुतोष तो हमेशा रहेगा, पर ऐसा मौका बार बार नहीं आता। तू बस 1 घंटे के लिए निकल जा, शूट खत्म करके वापस आ जाना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्रिया घबराहट में खिड़की की तरफ देखती है और फिर सुषमा की तरफ। भाभी मैं क्या करूं, मेरा सपना। तू जा प्रिया, मैं हूं ना, मैं यहाँ घूंघट ओढ़ कर बैठ जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। तू बस 2 घंटे में वापस आ जाना, जा अपनी जिंदगी जी ले। सुषमा प्रिया को भेज देती है और उसकी जगह घूंघट ओढ़कर मंडप में बैठ जाती है। मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। पंडित जी, कन्यादान का समय हो गया। आशुतोष बेटा, हाथ आगे बढ़ाओ। आखिरकार आज तुम मेरे हो जाओगे आशुतोष। इस घूंघट के नीचे प्रिया नहीं, तुम्हारी वो अप्सरा बैठी है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया दुल्हन के कपड़ों में वहां पहुंचती है, पर वहां कोई लाइट नहीं है, कोई कैमरा नहीं है। वहां सिर्फ उसकी सहेली सानिया खड़ी फोन पर बात कर रही है। सानिया कहाँ है सब? शूट कहाँ हो रहा है? जल्दी बताओ, मुझे वापस जाना है। हाँ भाभी, आप चिंता मत करो, मैंने प्रिया को स्टूडियो बुला लिया है। यहाँ कोई कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट नहीं है, सब खाली है। आप आराम से फेरे लीजिए, मैं इसे यहाँ उलझाए रखूं। जब तक ये घर पहुंचेगी आप आशुतोष की पत्नी बन चुकी होंगी। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। सानिया, तू भाभी से बात कर रही है? ये सब झूठ था? प्रिया झपट कर सानिया का फोन छीन लेती है। प्रिया भागती हुई मंडप में जाती है। आशुतोष और घूंघट वाली दुल्हन फेरों के लिए खड़े ही हुए थे कि अचानक प्रिया दुल्हन के फटे हाल लिबास में पसीने से तरबतर वहां पहुंचती है। रुकिए, रुक जाइए, सब बंद करो ये तमाशा और ये गंदी नौटंकी। मंत्र पढ़ रहे पंडित जी रुक जाते हैं। प्रिया, तू वहां खड़ी है तब मंडप में ये कौन बैठा है? वहां वो बैठी है माँ, जिसे मैंने अपनी सगी बहन से बढ़कर माना था। क्या कर रही हो भाभी? ये क्या पागलपन है? उतारिए ये घूंघट। प्रिया झपट्टा मारकर दुल्हन का घूंघट हटा देती है। सामने सुषमा का चेहरा निकलता है। हाय राम, ये तो बड़ी बहुत सुषमा है। कैसी कलयुगी औरत है, ननद के मंडप में बैठी है भाभी। हे राम, देखा, घर की लक्ष्मी ही घर को आग लगाने बैठी थी। सगी ननद का घर उजाड़कर खुद सुहागन बनना चाहती है। छी। सुषमा, ये सब तुमने क्यों किया? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्यों मेरे भाई जैसे आशुतोष पर अपनी गंदी नजर डाली तुमने? सुषमा अब रोने के बजाय पागलों की तरह हंसने लगती है। वो अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती है और सबको चुनौती भरी नजरों से देखती है। क्यों किया ये पूछ रहे हो तुम? क्योंकि मैं इस घर की सबसे सुंदर औरत हूँ। मेरा जन्म इस सांवली प्रिया की तरह घुट घुट कर जीने के लिए नहीं हुआ है। मैं आशुतोष के लायक हूँ और आशुतोष मेरे लायक। और आपने कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? आप इस राजकुमार के सामने कहीं टिकते भी हैं? मुझे अपनी किस्मत बदलनी थी और मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। बेटी, तूने तो हमारे खानदान की इज्जत नीलाम कर दी। बिरादरी को अब हम क्या मुंह दिखाएंगे? सुषमा अब चारों तरफ से घिर जाती है तो वो पागलों की तरह आशुतोष का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। आशुतोष, तुम चुप क्यों हो? बोलो ना इन सबसे कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। तुम भूल गए वो मॉल की बातें? तुम मेरी कितनी तारीफ करते थे, मुझे अप्सरा कहते थे। तुम मेरे लिए मेरी पसंद की चॉकलेट और आइसक्रीम लाते थे। और ये अंगूठी, ये भी तो तुमने खास मेरे लिए ली थी ना? क्या ये सब प्यार नहीं था? बोलो आशुतोष। पूरा परिवार आशुतोष की तरफ देखने लगता है। आशुतोष गहरी सांस लेता है। बस कीजिए भाभी, बहुत हो गया आपका ये ड्रामा। मैंने तो वो सब केवल इसलिए किया क्योंकि आप मेरी होने वाली पत्नी की भाभी थी। मेरे मन में आपके लिए केवल इज्जत थी। मैं आपको हमेशा अपनी सगी भाभी की तरह मानता था और उस नाते मैंने आपको मान सम्मान दिया, पर आपने मेरे उस सम्मान को अपनी गलतफहमी बना लिया। आपके इस घटिया सोच का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपसे प्यार करना तो दूर, अब आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आशुतोष की बातें सुनकर सुषमा के हाथ से पल्लू छूट जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम भी मुझे चाहते हो। अब तो चुप हो जाओ। सुन लिया ना, उसने तुम्हें इज्जत दी और तुमने उसे अपनी नीचता दिखाई। तुम इस घर की बहू कहलाने के लायक ही नहीं हो। सुशील जी के घर में ऐसी औरत के लिए कोई जगह नहीं है जिसने अपनी ही नंद की खुशियों में जहर घोला हो। निकल जाओ यहाँ से। घर की औरतें सुषमा को धक्के देकर मंडप से बाहर निकाल रही होती हैं। तभी सुषमा के भाई भाभी और माता पिता आते हैं। बोल सुषमा, चुप क्यों है? क्यों किया तूने ये सब? हमारे परिवार की इज्जत नीलाम करते हुए तुझे एक बार भी डर नहीं लगा? हाँ, किया मैंने ये सब और अपनी इच्छाओं के लिए किया। मैं थक चुकी थी इस घुटन भरी जिंदगी से। मुझे आशुतोष जैसा लाइफस्टाइल चाहिए था, वैसा पार्टनर चाहिए था। मेरे पेरेंट्स ने जबरदस्ती मेरी शादी यहाँ करवा दी। किसी ने मेरी पसंद नहीं पूछी। अगर ऐसा ही था सुषमा तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था।
अगर तुम शादी के वक्त मुझे एक बार भी बोल देती कि तुम खुश नहीं हो तो मैं खुद पीछे हट जाता। पर तुमने क्या किया? तुमने अपनी इच्छाओं के नाम पर मेरी इज्जत, मेरी बहन की खुशियां और इस पूरे घर का भरोसा तोड़ दिया। तुमने प्यार नहीं किया सुषमा, तुमने सिर्फ धोखा दिया है। धीरज अपनी शादी की अंगूठी निकालता है और सुषमा के पास फेंक देता है। अब बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे तुम्हारे लिए कोई हमदर्दी नहीं है। आज से तुम मेरे लिए मर गई। आशुतोष बेटा, प्रिया जो दाग इस औरत ने लगाया है उसे अपनी पवित्र शादी से धो डालो। पंडित जी, लगन का समय बीता जा रहा है, फेरों की रस्म शुरू कीजिए। अंदर मंडप में आशुतोष और प्रिया के फेरे शुरू होते हैं। खुशियों की शहनाई बजती है और सुषमा अपने मायके वालों के साथ घर आ जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सुषमा एक कोने में बैठी है। उसके बाल बिखरे हैं और चेहरे की चमक गायब हो गई है। उसकी भाभी रसोई में बर्तन पटक रही है और भाई गुस्से में खड़ा है। अरे कब तक यहाँ बैठी मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी? अपनी ननद का घर उजाड़ कर यहाँ गई हूँ, अब क्या हमारा भी चैन छीनने का इरादा है? शर्म आती है मुझे बाहर निकलने में। लोग पूछते हैं कि तुम्हारी बहन ने अपने ही घर में डाका क्यों डाला। अगर खाने पीने का शौक है तो काम ढूंढो, यहाँ महारानियों की तरह सेवा नहीं होगी। सुषमा को मायके में ऐसे ही ताने मिलते थे। रात का समय है, सुषमा को भूख लगी है पर किसी ने उसे खाने के लिए नहीं पूछा। वो खाली पेट लेटी है और उसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। तभी उसे अपने पति धीरज की बात याद आती है। धीरज कैसे मेरे लिए मुस्कुराते हुए चाय का कप लेकर आता था, कभी मुझे सरप्राइज देने के लिए छोटी सी अंगूठी लाता है तो कभी थकान देखकर मेरे पैर दबाने की कोशिश करता है। मैं कितनी अंधी थी, जिसे मैं टकला और मोटा कहकर दुत्कारती थी, वही इस दुनिया में मेरी सबसे ज्यादा इज्जत करता था। आशुतोष की चमक धमक के पीछे मैंने उस हीरे को खो दिया जो सिर्फ मेरे लिए चमकता था। आज ना चाय पूछने वाला कोई है, ना सर पर हाथ रखने वाला। सुषमा दौड़कर अपनी माँ की गोदी में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो ना भैया और भाभी मुझे कैसे दुत्कार रहे हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। माँ, मैं कहाँ जाऊं? बेटा, मेरे सामने रोने से क्या होगा? जिसके सामने रोना चाहिए था, जिससे माफी मांगनी चाहिए थी, उसे तो तू खुद अपने हाथों से लुटा कर आ गई। धीरज जैसा पति किस्मत वालों को मिलता है सुषमा, और तूने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से जला दी। माँ की बात सुनकर सुषमा रोती हुई धीरज के घर पहुंचती है। तभी धीरज ऑफिस से लौट रहा होता है। धीरज, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गई थी। मुझे एहसास हो गया है कि दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। मुझे एक मौका दे दो, मैं दासी बनकर रहूंगी, पर मुझे घर से मत निकालो। माफी? सुषमा, तुमने माफी मांगने का हक भी खो दिया है। जिस दिन तुमने मंडप में आशुतोष का हाथ पकड़ा था उसी दिन मेरी पत्नी मर गई थी। वापस चली जाओ सुषमा, अब इस घर में तुम्हारे लिए सिर्फ यादें बची हैं, जगह नहीं। धीरज घर का दरवाजा बंद कर लेता है। सुषमा सड़क पर अकेली खड़ी रह जाती है। उसी समय प्रिया आशुतोष के साथ मायके आई हुई होती है। रात का खाना खाने के बाद सभी बालकनी में बैठे होते हैं। भैया, भाभी को अपनी गलती का एहसास तो है, पर उनके मन का अहंकार पूरी तरह नहीं टूटा है। हमें एक ऐसा नाटक करना होगा जिससे उन्हें पता चले कि उन्होंने क्या खोया है। बिल्कुल प्रिया, हम एक फेक शादी का माहौल बनाएंगे। मैं सुषमा भाभी को फोन करके कहूंगा कि आज के बाद धीरज भैया को कभी कॉल मत करना, क्योंकि वो आज ही दूसरी शादी कर रहे हैं। आशुतोष वैसा ही करता है। सुषमा फोन पर बात करके रोने लगती है। तभी उसकी सहेली किंजल वहां पहुंचती है। सुषमा तो यहाँ बैठकर रो रही है, वहाँ धीरज किसी और से शादी कर रहा है। तेरा अभी डिवोर्स भी नहीं हुआ है, वो ऐसे शादी कैसे कर सकता है? पर किंजल, अब मैं क्या कर सकती हूँ? सब मुझसे नफरत करते हैं। तू पागल है, वो तेरा हक है, तू उसकी होने वाली पत्नी थी। जा और अपना हक छीन ले। उस चुड़ैल को मंडप से खींचकर बाहर कर दे। जा सुषमा, देर मत कर। किंजल के उकसाने पर सुषमा भागी भागी मंडप तक जाती है। शहनाई बज रही है। मंडप में आशुतोष दूल्हे के वेश में बैठा है और पास में एक दुल्हन घूंघट ओढ़े बैठी है। अचानक सुषमा फटे हाल और बिखरे बालों में वहां पहुंचती है। सुषमा उस दुल्हन को धक्का देती और उसका घूंघट झटके से उठा देती है। जैसे घूंघट उठता है, सुषमा के होश उड़ जाते हैं। दुल्हन के लिबास में कोई लड़की नहीं बल्कि धीरज का एक दोस्त बैठा है जो मूंछों पर ताव दे रहा है। अरे भाभी, क्यों? कैसी लगा मैं? धीरज, प्रिया, आशुतोष और सुषमा के माता पिता भी पीछे से निकल कर आ जाते हैं और ताली बजाकर हंसने लगते हैं। आपकी अकल ठिकाने लगाने के लिए हमें यह नाटक करना पड़ा भाभी। हम देखना चाहते थे कि आप अपनी गलती मानती हैं या अब भी दूसरों की खुशियां छीनने की कोशिश करती हैं। सुषमा शर्मिंदगी से झुक जाती है। उसके माता पिता आगे बढ़ते हैं। बेटी, हमने धीरज और इन बच्चों के साथ मिलकर ये सब किया ताकि तू समझ सके कि सुंदरता चेहरे में नहीं, नियति में होती है।
मुझे माफ कर दो धीरज, मैं आशुतोष के पीछे नहीं अपनी झूठी शान के पीछे भाग रही थी। मुझे एहसास हो गया कि मेरी असली जगह तुम्हारे पास है। मैं एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू बनकर रहूंगी। अगर ये एहसास सच्चा है सुषमा, तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। पर याद रखना, भरोसा कमाना पड़ता है, छीना नहीं जाता। इसके बाद सुषमा और धीरज की फिर से शादी होती है। तभी क्या अब भी आपको लगता है कि बाहरी खूबसूरती ही सबसे ज्यादा अहम होती है, या फिर अंदरूनी फिक्र और प्यार? कमेंट करके बताइए।